हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईशान वे इंग्लिश ट्यूशन। फ्रेंड्स, आपका ईशान वे इंग्लिश ट्यूशन में स्वागत है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, आईएलटी या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जो इसमें कि इंग्लिश आता है, इंग्लिश ग्रामर आता है, वो सब में यह आपकी वीडियो ज़रूर काम आएगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जब तक आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे नहीं आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा। बहुत ही बेहतरीन कंटेंट हमने तैयार किया है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते किसे हैं, यानी कि जो नाउन के स्थान पर यूज होता हो, जो नाउन को क्या करे, रिप्लेस करे, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। और हम प्रोनाउन का यूज इसलिए भी करते हैं ताकि नाउन का रिपीटिशन जो बार बार सेंटेंस में होता है वह ना होने पाए। तो चलिए इसको हम आगे देखते हैं। देखिए, प्रोनाउन की डिफिनेशन है, यानी कि प्रोनाउन कहते किसे हैं। ए वर्ड इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू प्रिवेंट द रिपीटिशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के रिपीटिशन को, जो यानी कि नाउन को हम बार बार लिखें उसी को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं, नाउन के स्थान पर बार बार उसे रोकने के लिए। तो ये सब प्रोनाउन है आपके, आई, वी, यू, ही, सी, दे, इट, ये सब आपके प्रोनाउन है जो कि हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। जैसे देखिए इसमें, मिसिज बबीता इज ए गुड टीचर, तो शी इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट, यानी कि मिसेज जो बबीता है वह बहुत ही अच्छी अध्यापिका है, और बबीता ना रिपीट हो इसके लिए यहाँ पर सी का प्रयोग किया गया है। तो आपका सी क्या है, प्रोनाउन है। सी इज लाइक्ड बाय ऑल स्टूडेंट, तो वह सभी विद्यार्थियों के द्वारा पसंद की जाती हैं। तो आई होप प्रोनाउन आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो इसको हम आगे डिटेल में देखते हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से हमने इसे तैयार किया है, पीडीएफ पूरा। तो आप जहाँ नहीं समझ में आएगा उसके लिए हमने जो है इमेज भी उसमें लगाया हुआ है, तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। नंबर पहला है आपका पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा है आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। छठा है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागवाचक सर्वनाम। सातवां है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। आठवां है आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर संबंध वाचक सर्वनाम। नौवां आपका एम्फैटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम, ये सर्वनाम है आपका। दसवां है आपका पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, यानी कि पीडीआर, आईआईडी, आरआर, ईपी। इस तरह से आप इसे याद कर सकते हैं कि पीडी, आरआई, आईडी, आरआर, ईपी। इस तरह से आप याद करेंगे तो आई होप आपको याद हो जाएगा। अगर इस तरह से नहीं याद होता है तो आप देखिए, इसमें यहाँ पी है, यहाँ पी है, पी पी हो गया, फिर आपका यहाँ डी है, पी पी डी डी, ठीक। फिर आपका है आर आर, रिलेटिव और रिफ्लेक्सिव, आर आर। और फिर है आई आई, है दो बार आई आई, फिर ई और पी। इस तरह से आप याद कर लेंगे, यानी कि ये आपका हो गया पी पी, कहाँ है, पी पी, डी डी, आर आर, ट्रिपल आर। ट्रिपल आर अभी मूवी आई थी ना, राइज रोर, क्या था, इस तरह से कुछ था, ट्रिपल आर। फिर है आई आई, फिर ये आपका ई बच रहा है। तो आर आर 3 बार है, हाँ 3 बार है, इसको इसमें जोड़ लीजिएगा। 3 बार आर आर है, यानी कि ट्रिपल आर। फिर डी डी, डी डी, फिर आपका है आई आई, फिर आपका है पी पी। सिर्फ आपका यही एम्फैटिक प्रोनाउन बच रहा है, तो इसको आप याद कर लेंगे। लास्ट में ई डाल लीजिएगा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं जोड़ा बनाकर।
ट्रिपल आर है, PP, RR, DD, II। और ऐसे देखिए, एक मिनट, कि 10 प्रकार कैसे होते हैं। PP, RR, DD, II, उसके बाद आपका है E। ट्रिपल आर था, यहाँ ट्रिपल आर हो गया, फिर आपका बच गया E। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, यानी कि PP, ट्रिपल R, DD, II, E। तो DID डांस भी होता है ना, तो D की जगह यहाँ E डांस लिख लीजिएगा, E याद कर लीजिएगा, DD, II, E। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और याद करने की पूरी कोशिश कर लेंगे। तो आगे हम देखते हैं फर्स्ट पर्सन। देखिए इसमें ये पूरा चार्ट बना हुआ है, चार्ट इसको आप याद करेंगे। आपको तो याद ही होगा अगर TGT PGT के आप एस्पिरेंट हैं। अगर नए हैं, आप नए स्टूडेंट हैं या नए एस्पिरेंट अभी शुरुआत कर रहे हैं TGT PGT या ALT की, तो आप इसे याद कर लें, बहुत ही ज़रूरी है। ये देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जिसमें आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट में एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। तो इसमें ये सब क्या है, बहुत ही आसान होता है, बस आपको याद करना पड़ेगा। देखिए फर्स्ट पर्सन आई है, ये सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है आई। जैसे देखिए आई सब्जेक्ट है, यहाँ मी उसका ऑब्जेक्ट है, माई पॉजेसिव है, माइन पॉजेसिव प्रोनाउन है। माई जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसे याद रखिएगा, ये आपका इसमें नहीं यूज होगा, ये एडजेक्टिव में आता है। आपके जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो ये होते हैं। बस यही इतना नहीं याद करना, ये एडजेक्टिव में आपके काम आएंगे, बाकी ये सब आपके सब प्रोनाउन में यूज होने वाले हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन, ये यम का मतलब मैस्कुलिन है। थर्ड पर्सन फेमिनिन सी है, थर्ड पर्सन न्यूटर इट है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन प्लूरल यू है, थर्ड पर्सन प्लूरल दे है। इससे आप पूरा याद कर लीजिएगा, बहुत ईजी होता है याद करना। देखिए जैसे आई में माई, माइन, माई सेल्फ, यू, यू, योर, योर्स, योर सेल्फ। यहाँ सिंगुलर है योर, इसलिए यहाँ योर सेल्फ है और यहाँ योर्स होगा इसका पॉजेसिव प्रोनाउन में, याद रखिएगा। फिर अगला है आपका, देखिए ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, सी, हर, हर्स। पॉजेसिव प्रोनाउन में हर्स हो जाता है, ये भी याद रखिएगा। और ऑब्जेक्ट में और पॉजेसिव एडजेक्टिव में सेम रहता है हर। फिर अगला है आपका थर्ड पर्सन न्यूटर में इट, इट्स। इट्स है ये आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव। कभी भी पॉजेसिव प्रोनाउन इट का नहीं बनता है, इसे एकदम याद रखिएगा, क्योंकि यह 100% आपके TGT या PGT में पूछा जा सकता है। बाकी इट सेल्फ। फिर थर्ड पर्सन प्लूरल बी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। देखिए यहाँ जो है सेल्व्स हो जाएगा। फिर है यहाँ सेकंड पर्सन यू, यहाँ देखिए योर सेल्व्स हो जाएगा, सेम इसी की तरह है। सेकंड पर्सन जो सिंगुलर होता है योर, योर्स, योर सेल्फ, उसी तरह से इसमें है, लेकिन यहाँ सेल्व सिर्फ हो जाता है। बाकी थर्ड पर्सन दे, देम, दियर, दियर्स, देम सेल्व्स। आई होप चार्ट आपको याद हो जाएगा, और नहीं याद होगा तो आप फिर से एक बार रिपीट मोड में सुनिएगा इसको। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ हम देखते हैं कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए आपके जो पर्सनल, अभी हमने चार्ट दिखाया हुआ है, आपके पर्सनल प्रोनाउन में आ जाएंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन में मेनली होते क्या हैं, आई, मी, वी, अस, दे, देम, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। तो ये सब हैं आपके, कितने होते हैं, आई, वी, यू, दे, इसमें यू नहीं लिखा गया, सॉरी, यू भी रहेगा आपका, इसमें आप यू को भी जोड़ लेंगे, यू भी हो जाएगा, यू डबल यू होगा। क्यों? क्योंकि जो है यू ऑब्जेक्ट भी होता है, यू सब्जेक्ट भी होता है, तो दोनों होता है, तो दो यू उसमें आएगा, यू नहीं लिखा है। जैसे देखिए यहाँ सीक्वेंस में बताया गया एग्जांपल में, कैसे अगर प्रोनाउन का यूज़ करना हो, उसमें नाउन ना हो और प्रोनाउन का सिर्फ यूज़ करना हो, तो कैसे यूज़ करेंगे। वो भी जब किसी रिवार्ड की बात आएगी, अच्छाई की बात आएगी, तो हम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू स्कूल, यानी कि सबसे पहले सेकंड को रखेंगे, फिर आपका थर्ड रहेगा, फिर आपका फर्स्ट पर्सन रहेगा।
इस तरह से हम पर्सन्स का यूज करते हैं। तो ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है, जिसमें कि इस तरह से इस सीक्वेंस में, यानी कि सेकंड, थर्ड और फर्स्ट, इस तरह से हम सीक्वेंस में रखते हैं। और जैसे गलती की बात हो गई या कोई मिस्टेक हो गया तो उसके लिए हम किसको पहले रखेंगे? तो सबसे पहले हम अपने आप को रखेंगे। जैसे अभी इसी का देखिए पर्सनल प्रोनाउन का ही एग्जांपल है। जैसे इसको कैसे रखेंगे जब कोई मिस्टेक हो जाती है, तो सबसे पहले आई को रखेंगे। क्योंकि जब गलती हो गई तो हमको सबसे पहले आगे आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आगे आए हैं तो वहाँ पर आई पहले आएगा, फिर सेकंड यू, आप भी आइए भैया, आपने भी गलती कर दिया है। फिर ही आएगा, यानी कि एंड, यहाँ एंड लगेगा, सॉरी यहाँ कामा नहीं रहेगा, एंड ही, यानी कि ही जो थर्ड पार्टी वाले हैं वो बाद में आएंगे। पहले हम तुम आए, यानी कि पहले मैं आऊँगा, उसके बाद आप आएंगे, फिर उसके बाद ही, यानी कि थर्ड पर्सन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हैव मेड ए ब्लंडर। ब्लंडर मीन्स होता है बड़ी गलती, सॉरी ब्लंडर, मेड ए ब्लंडर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ब्लंडर यानी कि इस तरह से हम यूज़ करते हैं। और ये आपका हो जाएगा प्लूरल हैव, ठीक, क्योंकि यहाँ 3 लोगों की बात हो रही है, इसमें भी 3 लोगों की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आपका प्लूरल हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज़ किया जाता है जब इस तरह से आपके प्रोनाउन यूज होते हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। तो देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, वी, यू एंड दे। ये आप एक रूल लिख लीजिएगा, इसमें नोट करिए और यहाँ लिखिए। जब सारे प्रोनाउंस, बहुत ही ज़रूरी है, प्रोनाउंस प्लूरल हो तो हम फर्स्ट, सेकंड, यानी कि फर्स्ट, ये फर्स्ट है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। इसे आप याद रखिएगा, यूज़ करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए कैसे, ये एग्जाम्पल है आपका, जैसे वी, यू, वी क्या है आपका, वी, यू एंड दे हैव मेड अ ब्लंडर, एंड दे हैव मेड ए ब्लंडर। जैसे हम लोग कई समूह में जब होते हैं, काम करते हैं, या कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है समूह में रह के, तो हम इस तरह से उसका यूज़ करते हैं। देखिए दिया ना, जब सारे प्रोनाउंस प्लूरल हो तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। वो भी गलती के लिए देखिए किया गया है। जैसे कभी हम लोग ग्रुप में खेलते हैं या फिर कोई कार्य करते हैं तो गलत हो जाता है, तो वहाँ पर हम किस पर्सन को रखते हैं, वहाँ पर ये देखिए दिया गया है, वहीं उसी की बात हो रही है। वी, पहले वी आएगा, फिर यू आएगा, फिर आपका दे आएगा। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। अगला है आपका, देखिए ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन तो आप तो जानते हैं, व्यक्तिवाचक सर्वनाम पहले ही बता चुके हैं। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, दिस, दैट, दिस, दोज। ये आपके चारों जो संकेत, इशारा किया जाए किसी ऑब्जेक्ट की तरफ या पर्सन्स की तरफ, तो दिस, दैट और दिस, दोज का प्रयोग करते हैं। उसको हम आगे डिटेल में देखते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पर है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
कैसे यूज किया गया है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बस इसमें एकदम कन्फ्यूजन ही नहीं होगा। तो आप कंफ्यूज कभी ना हो, इसके लिए हमने इसका उपयोग किया हुआ है। देखिए, जैसे सिंगुलर में आपका आता है दिस और दैट, ये दोनों आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं, सिंगुलर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो कैसे, देखिए, जब कोई चीज़ पास हो और उसकी बात हम कर रहे हों तो वहाँ पर दिस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एप्पल है और यहाँ हाथ है, तुरंत उसके एकदम लगा हुआ है, तो दिस इज एन एप्पल, या एक एप्पल है, सेब है। लेकिन अगर एक एप्पल हो और दूर हो, उसकी हम बात करें तो वहाँ पर आपका दैट आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए एकदम यूज करके बहुत ही सरल शब्दों में समझा दिया गया है। दैट इज एन एप्पल, ये देखिए यहाँ एप्पल यहाँ है और हम यहाँ से इशारा कर रहे हैं उंगली से कि दैट इज एन एप्पल, वह एक एप्पल है। तो ये देखिए आपका एप्पल यहाँ है और इशारा यहाँ से किया जा रहा है। तो जब दूर की बात होगी तो दैट का प्रयोग करेंगे, दैट सिंगुलर का, और जब पास की बात होगी तो दिस का। बस इतना ही डिफरेंस है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस और दैट में। आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका प्लूरल, यानी कि दीज आर एप्पल्स। यानी कि दीज कहाँ पर, जैसे दीज आर एप्पल्स, ये एप्पल हैं, यानी कि ये नज़दीक है और ढेर सारे एप्पल हैं। तो जो नज़दीक हो, पास हो और संख्या में ज़्यादा हो, यानी कि एक से अधिक हो या दो से अधिक हो, तो जो है आपका प्लूरल हो जाता है। तो उसको जब हम इशारे में बताते हैं तो वहाँ पर हम दीज का प्रयोग करते हैं, दीज आर एप्पल्स। फिर देखिए दोज का प्रयोग, जैसे दो या दो से अधिक चीज़ें हैं और उसको हम दूर से ही इशारा करके बता रहे हैं कि 2000 एप्पल्स, वे सारे एप्पल्स हैं। तो इस प्रकार से जब दूर किसी चीज़ों का संकेत करते हैं तो वहाँ पर हम दोज का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं हम करते हैं समाप्त। अगली वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और अगर आप टीजीटी, पीजीटी या ईएलटी के एस्पिरेंट हैं तो यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, जो कि इसकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा सब लोग रख रहे हैं। इसको हमने फ्री में ही आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया है, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि हमने प्रोनाउन के पहले पार्ट में 2 नाउन ख़त्म कर चुके हैं, ये आपका तीसरा है रिलेटिव प्रोनाउन। तो उसमें हमने पर्सनल प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को देखा था। आज हम यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कहते किसे हैं। सबसे पहले तो यहाँ इसका देखिए डिफिनेशन दिया गया, थोड़ा सा समझ लीजिए। इसमें लिखा है कि जो नाउन और प्रोनाउन का स्थान लेता हो उसी को हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। कैसे, दे आर कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन बिकॉज, क्यों कहते हैं, दे ऑलवेज रिलेट बैक टू समथिंग और समवन एल्स। तो वह किसी वस्तु या किसी व्यक्ति को जोड़ने का हमेशा कार्य करता है। दे आर यूज टू ज्वाइन टू सेंटेंस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, यानी कि एक ही व्यक्ति के लिए जब 2 चीज़ें कही गई हो या उसके बारे में 2 बातें कही हो, उसी को जोड़ने का जब वह कार्य करता है तो उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, चाहे वह वस्तु हो या व्यक्ति हो। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हु जो है वह किसके लिए यूज होता है, ये करता है रिप्लेस द सब्जेक्ट प्रोनाउंस। किसको यह रिप्लेस करता है, आई, सी, ही, बी एंड दे, यानी कि इन 5 प्रोनाउन को वह रिप्लेस करता है। और एग्जाम्पल देखिए कैसे, दिस इज द मैन हु ब्रोक द विंडो, यह वही आदमी है जिसने कि विंडो को, खिड़की को तोड़ दिया था। कि किसकी बात की जाए, उस व्यक्ति की। अब व्यक्ति को कौन रिलेट कर रहा, हु, तो वह कौन व्यक्ति है, तो दिस इज द मैन, यह वही व्यक्ति है। इस बताया जा रहा कि यह वही व्यक्ति है हु ब्रोक द विंडो, जिसने की खिड़की तोड़ी थी। तो खिड़की का संबंध किससे हो रहा है, यानी कि तोड़ने का संबंध किससे हो रहा है, इस मैन का संबंध तोड़ने से हो रहा है, यानी कि खिड़की को तोड़ने से। तो वो क्या कर रहा है, इसका संबंध है उसी को बता रहा है। आई होप इतनी बातें आपको समझ आए होंगी। फिर आगे देखिए क्या है, हुज बेसिकली पॉजेसिव प्रोनाउन या रिलेशनशिप को शो करता है। पोजीशन देखिए यहाँ दिया है, शो पोजीशन और रिलेशनशिप,
यानी कि किसी के रिलेशन संबंध को बताता है। जैसे देखिए, शी न्यू द फैमिली हुज हाउस बी बॉट। तो किसे जानती है? उस फैमिली को जानती है जिसका घर उसने खरीदा है। तो फैमिली का संबंध किससे हो रहा है? घर से। तो घर और फैमिली को कौन जोड़ रहा है? हुज। तो ये हुज जो है दोनों को रिलेट कर रहा है। तो कह रहा है कि शी न्यू, वह जानती है, द फैमिली, उस फैमिली को, हुज हाउस वी बॉट, जिसका घर हमने खरीदा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। देखिए पोजीशन की बात हो रही है। आगे है आपका होम। होम क्या है? रिप्लेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, हर, हिम, अस एंड देम। यानी कि जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, मी, हर, हिम, अस एंड देम, इनको रिप्लेस करने का काम कर। हु सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है, यानी कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन को, और जो होम होता है वह ऑब्जेक्ट का जो प्रोनाउन होता है उसे रिप्लेस करता है। कैसे? देखिए, दे हैव फाउंड द लेडी whom they want to interview। तो वह किसे पाते हैं? उस स्त्री को पाते हैं, उस लेडी को पाते हैं जिससे कि वह इंटरव्यू लेना चाहते थे। यहाँ देखिए लेडीज का और किस्सा, जिसके ये दे और लेडी को दोनों को क्या कर रहा है? यहाँ पर देखिए, सॉरी, दे यहाँ पर है, लेडी यहाँ पर, उन दोनों को मिलाने का, यानी कि उन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है। उसी को रिप्लेस किया है इसने, होम ने। आगे देखिए, which clauses that begin with which are almost always non-restrictive। तो वे क्लाज जो कि which से शुरू होते हैं, almost have non-restriction, restrictive, जो कि कोई भी उसका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, उसका कहीं भी रोक नहीं होता है। तो देखिए कैसे, My precious blue lamp which was in the room was broken। तो यहाँ लैंप को रिलेट कर रहा है। तो जब लैंप को रिलेट कर रहा है तो यहाँ पर आपका पर्सनल प्रोनाउन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ दैट भी हो सकता है। अगर आप दैट का भी यूज करते हैं तो गलत नहीं होगा। आगे देखिए दैट का भी प्रयोग बताया गया है। क्लॉजेस दैट बिगिन विथ दैट आर ऑलमोस्ट ऑलवेज रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस। यानी कि हमेशा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजों के लिए यूज होता है कि नॉन रेस्ट्रिक्टिव चीज़ ना हो, हमेशा रेस्ट्रिक्टिव ही चीज़ हो कोई। तो द लैम्प दैट वाज इन द रूम वाज ब्रोकन। तो जो लैम्प घर में या रूम में था वह टूट गया। यानी कि जब अपने से ही टूट जाए तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं, यानी कि स्वयं हो जाए। लेकिन वाज ब्रोकन, यहाँ पर देखिए किसी ने तोड़ दिया, किसी अन्य के द्वारा हो गया तो वहाँ हिज का प्रयोग कर दिया गया। लेकिन यह जब स्वयं से ही गिरकर टूट जाए तो वहाँ पर हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए कैसे। तो चलिए कुछ हम इस तरह से लिख कर बता रहे हैं कि कैसे कहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, कहाँ कहाँ उसके अलावा। तो देखिए जो हु होता है वह बेसिकली किसके लिए आता है? तो वह आपका आता है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हु इज यूज्ड फॉर ह्यूमन बीइंग, यानी कि मनुष्य के लिए यूज होता है हु, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। और विच जो होता है वह नॉन लिविंग के लिए, जैसे बर्ड, एनिमल्स, इन सब के लिए यूज होता है। तो चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हु का। जैसे देखिए, आई मेट माई टीचर हु वाज गोइंग टू कॉलेज। अब देखिए यहाँ हु आ रहा है, हु वाज गोइंग टू कॉलेज, तो यहाँ देखिए कौन कह रहा है, यहाँ सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं उससे मिला, किससे? माय टीचर, मैं अपने अध्यापक से मिला। हु, तो हु किसको रिप्लेस किया? यहाँ टीचर को रिप्लेस कर रहा है। हु वाज गोइंग टू कॉलेज, यानी कि जो स्कूल
जा रहे थे। तो देखिए यहाँ पर माई टीचर को रिलेट कर दिया ना हु ने, तो यहाँ ह्यूमन बीइंग के लिए आया है। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को फिर से देखिएगा। आगे फिर चलते हैं, एक और एग्जाम्पल्स देखिए। जैसे अगला है आपका आई लाइक द स्टूडेंट्स, आई लाइक द students who are well mannered, who are well mannered, यानी कि बहुत ही अच्छी तरह से वे लोग मैनर्ड है, यानी कि बहुत ही सभ्य है, सभ्य स्टूडेंट है। तो कह रहे हैं आई लाइक द स्टूडेंट, मैं उन विद्यार्थियों को पसंद करता हूँ हु आर वेल मैनर्ड, जो बहुत ही अच्छे बिहेवियर वाले होते हैं, अच्छे व्यवहार वाले, अच्छे ढंग तरीके वाले होते हैं, उनको मैं पसंद करता हूँ। तो यहाँ हूँ किसको रिलेट कर रहा है? द स्टूडेंट को। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट, सॉरी मिट गया सब। तो यहाँ देखिए वो क्या कर रहा है, इसको यहाँ रिलेट कर रहा है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आगे देखिए, कुछ देखते हैं। आगे आप देखिए which जो होता है सब्जेक्ट की तरह, सब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है, लेकिन यह क्या है, यह नॉन लिविंग के लिए आता है। जैसे देखिए जो आपका which है वह नॉन लिविंग के लिए आता है, नॉन लिविंग तो देखिए नॉन लिविंग कैसे, दिस इज द पैरट। अब नॉन लिविंग में आपके कुछ बर्ड्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ये सब आपके क्या होते हैं, बर्ड्स और एनिमल। आई होप आप लोग समझ रहे हैं। तो थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हमने लिखा नहीं है, बाद में हम इसको आपको स्लाइड में लिख कर बताएंगे। तो देखिए दिए गया है दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट, दिस इज द पैरट which can sing, which can sing। यह वही तोता है जो गा सकता है। तो यहाँ पर देखिए which किसको रिलेट कर रहा है, पैरट को। तो यहाँ पर आपका which रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। आगे है ऑफ which, यह पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है आपका। अगर ऑफ which लिख के कहीं आ जाता है तो वह क्या हो जाता है, आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है। इसे कभी भी आप पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं समझेंगे, एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। देखिए कैसे, द कार ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, यहाँ देखिए द कार ऑफ which, ऑफ which देखिए आ गया, ऑफ which म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, इज वेरी एक्सपेंसिव, इज माइन। यहाँ देखिए आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अब देखिए
क्या कह रहा है, आप विच म्यूजिक है, यहाँ उसके म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि उस कार के म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है। कार की बात ना होकर वहाँ पर म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है कि जो उस कार में म्यूजिक सिस्टम लगा है बहुत ही एक्सपेंसिव और किसका है, इज माइन, वह मेरा है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए जब आप हिज का प्रयोग हो गया तो यह क्या हो गया, पॉजेसिव एडजेक्टिव आया जहाँ अपना अधिकार बताया जा रहा हो, जताया जा रहा हो। तो अधिकार जताना क्या है, एक विशेषता है। तो वहाँ पर देखिए द कार ऑफ हिज म्यूजिक सिस्टम, यहाँ म्यूजिक सिस्टम की बात हो रही है ना कि कार की बात हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ ऑफ हिज म्यूजिक सिस्टम यानी कि जो जिसका म्यूजिक सिस्टम बहुत ही एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा है, इज माइन, वह मेरा है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रही होंगी। आगे चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका हुज। द हुज हेयर इज, अब यहाँ हुज किसके लिए, ये जो है पर्सन के लिए ये भी यूज होता है, अधिकार की बात करता है, जैसे हुज। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कैसे। द गर्ल हुज हेयर इज कर्ली, whose hair is curly looks beautiful, looks beautiful, यानी कि वह लड़की जिसके बाल क्या है, करली है, घुंघराले हैं, वह कैसे हैं, वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अब वहाँ किसकी बात हो रही, हुज हेयर की। अब यहाँ इसके हेयर की बात हो रही है, ना कि इस लड़की की। तो उसके हेयर की जब बात होती है यानी कि किसी के अधिकार को जताया जा रहा हो, जिस पर उसका अधिकार है, तो वहाँ पर हम हुज का प्रयोग करते हैं। एक देखिए ये हुज का प्रयोग जब करेंगे तो ये आपका जो है प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन अगर आप व्हिच का प्रयोग कर देंगे, ये आप व्हिच अभी हमने जो पहले बताया म्यूजिक सिस्टम का, तो अगर आप व्हिच का प्रयोग करते हैं तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए देखते हैं। आगे है दैट, यूज ऑफ दैट। दैट देख लीजिए, दैट तो ह्यूमन बीइंग, नॉन लिविंग एनिमल और सब के लिए आता है दैट। हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग के लिए, और ये नॉन लिविंग के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इसमें आपकी बर्ड्स आ गई और एनिमल्स आ गए, तो इसमें हम आपका दैट का प्रयोग दोनों जगह पर करते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय, दिस इज द बॉय who works hard, who works hard। पहले इसको देख लीजिए, इसको गलत मत समझिए, हम दैट का ही एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं इसके बाद। तो इसको देखिए यहाँ बराबर कीजिए, फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल, दिस इज द बॉय दैट वर्क्स हार्ड। वर्क्स हार्ड यानी कि वही लड़का है जो बहुत ही कठिन परिश्रम करता है, कठिन कार्य करता है, बहुत मेहनत का कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए जो दैट है आपका, ये दैट और ये हु, ये दोनों जो है सही है, एकदम सही माने जाएंगे। ये कभी भी सेंटेंस में अगर इस तरह से यूज होके आता है तो यह कभी गलत नहीं होगा। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो फिर आप देख लीजिए, दिस इज द हाउस विच माई ग्रैंड पा बिल्ट। अब देखिए विच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए भी किया जाता है, जैसे दिस इज
This is the house which my grandpa built, which my grandpa built. grandpa से मतलब ग्रैंडफादर। जिसे मेरे ग्रैंडपा ने बनाया था। तो यहाँ पर देखिए विच का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से हम यहाँ दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो दैट का प्रयोग कई जगह पर किया जाता है। तो इसको हम जो है अगली नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें मोटिवेट करते रहिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। रखिए अपना ख्याल और अपने फैमिली का। जय हिंद।